हाय, इस लेक्चर के अंदर हम वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। मतलब कि वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के क्या फीचर्स होते हैं और नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम से। मतलब कि हम देखेंगे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स जो है उनके फीचर्स क्या हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से देश आते हैं या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स कौन से होते हैं। तो अगर मैं यूरोप की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, हम अक्सर कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम्स को हम वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स कहते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनको हम डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स भी कहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ईस्ट की बात करूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर इंडिया के अंदर भी वो फीचर्स मैच हो जाएंगे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फीचर्स के अंदर फीचर्स मैच होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम भी वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। मतलब कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होती हैं, जहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स वो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जो डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, जो डेवलप कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। तो इसमें कोई डिमार्केशन लाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और पूरी दुनिया को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये वाला हिस्सा ईस्ट है और ये वाला हिस्सा वेस्ट है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अगर यहां पे कोई देश है ईस्ट में, लेकिन उसके फीचर्स जो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम के साथ मैच करते हैं, तो हम इस देश को भी वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो ये बात आपको समझनी होगी। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं तो इनको अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम या फिर अगर मैं यूरोप के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूं तो उनको यूरोप और अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम्स को ही वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाता है। मतलब वो पॉलिटिकल सिस्टम्स जो डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। लेकिन अगर कोई ईस्ट, मतलब कि ईस्ट में भी अगर कोई कंट्री है जिसका पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप्ड है, तो उसको भी हम वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम ही कहेंगे, राइट। मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो जब मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करता हूं, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर वो पॉलिटिकल सिस्टम्स आते हैं जो डेवलप्ड हैं, जो मॉडर्न है, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, राइट। ये याद रखना, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स। लेकिन जो नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनको हम कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, ये मॉडर्न नहीं है, ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डेवलप्ड नहीं है। नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स आते हैं। लेकिन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में से अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसका पॉलिटिकल सिस्टम मॉडर्न है और वो डेवलप्ड कंट्री है, तो उसको हम वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स की कैटेगरी में ही रखेंगे। और उसी के साथ साथ अगर कोई यूरोप और अमेरिका के अंदर ऐसा देश है जो ट्रेडिशनल, जिसका पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसका पॉलिटिकल सिस्टम मॉडर्न नहीं है, डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, तो उसको हम नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहां पे डिमार्केशन लाइन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वेस्ट के देश हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे होंगे और जो ईस्ट के देश हैं वहां पे सारे के सारे देशों में जो है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम्स होंगे। ऐसा नहीं है। वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम के जब मैं फीचर्स की बात करता हूं, सबसे पहले यहां पे आता है डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स। मतलब कि वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर डेमोक्रेसी होती है और डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स होते हैं। मतलब प्रॉपर सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं, इलेक्शंस वहां पे होती हैं और फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस होती हैं और वहां के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को यहां पे फॉलो किया जाता है। यहां पे डेमोक्रेसी बड़ी रोबस्ट होती है, डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रेंथन्ड होती है वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर। तो यहां पे आपको ये याद रखना है कि यहां पे डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है और डेमोक्रेसी यहां पे बड़ी मजबूत होती है, स्ट्रेंथन्ड होती है, रोबस्ट होती है। जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करूं, यूएसए की बात करूं, मैं यूके की बात करूं, मैं जर्मनी की बात करूं, मैं कनाडा की बात करूं, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहां पे डेमोक्रेसी है, यहां पे रोबस्ट स्ट्रेंथन्ड डेमोक्रेसी है, इसलिए हम वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम की कैटेगरी में इसको रखते हैं। वहां पे रूल ऑफ लॉ होता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है, कानून का राज होता है। किसी एक व्यक्ति का राज नहीं होता है बल्कि कानून का राज होता है। लीगल सिस्टम्स वहां पे होते हैं। अगर कोई कानून को वायलेट करेगा तो उसको सजा होगी। तो रूल ऑफ लॉ के अंदर दो कंसेप्ट्स आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये हुआ कि सभी लोग जो हैं वो कानून की नजर में बराबर हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब ये हुआ कि कानून जो है वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, राइट।
तो इक्वल रूल ऑफ लॉ के अंदर इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आता है। मतलब कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून की नजर में सब बराबर है, एक प्रेसिडेंट हो या एक आम नागरिक हो, एक अमीर आदमी हो या एक गरीब आदमी हो, कानून सभी को एक नजर से देखता है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, रिलीजन, क्रीड, कलर, आपको कानून इक्वल तरीके से जो है ट्रीट करने का काम करेगा। आपकी क्या जाति है, आपका क्या मजहब है, आपका क्या कलर है, आप मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, छोटे हो, काले हो, गोरे हो, फर्क नहीं पड़ता, कानून की नजर में तुम बराबर हो। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, कानून सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अगर कोई गरीब है समाज के अंदर तो उस गरीब को प्रोटेक्ट करने का काम भी कानून करेगा, कानून उस गरीब को अपलिफ्ट करने का काम भी करेगा। इस चीज की यहां पे बात की जाती है। तो रूल ऑफ लॉ वहां पे होता है, कानून का राज वहां पे होता है, कानून उस देश को चलाता है, कोई एक इंसान उस देश को नहीं चलाता। हर चीज कानून के हिसाब से वहां पे काम करती है, कानून का राज वहां पे होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है वो पूरा का पूरा देश या फिर पूरा का पूरा सिस्टम चलाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे, और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही, कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्स में और लिमिट्स में ही हर एक इंस्टीट्यूशन को काम करना होता है। तो प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, जुडिशरी को, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ही सभी लोगों को पावर्स देता है। प्राइम मिनिस्टर भी अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करेगा, लेजिस्लेचर भी अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करेगा, जुडिशरी भी अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही हर कोई काम करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन से ही हर कोई अपनी अथॉरिटी को डिराइव करता है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करने का काम भी करता है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कोई नहीं कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है उसके बाहर कोई नहीं जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बाउंड्स सेट की है उससे बाहर तुम नहीं जा सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो तुम्हारी औकात तय की है उस औकात से तुम बाहर नहीं जा सकते हो। उसके बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होता है। जुडिशरी वहां पे इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है ताकि सभी लोगों को न्याय दिया जा सके। मतलब कि जुडिशरी जो है वो किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती, किसी के हिसाब से काम नहीं करती, किसी के फेवर में काम नहीं करती। इंपार्शियल तरीके से जुडिशरी वहां पे काम करती है, अनबायस तरीके से जुडिशरी वहां पे काम करती है, किसी के फेवर में जुडिशरी टिल्डर नहीं होती है, सरकार के दबाव में जुडिशरी काम नहीं करती है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। अगर कोई संविधान को वायलेट करने का काम करता है, उल्लंघना अगर कोई संविधान की करता है तो जुडिशरी जो है वो उसको पुनिश करने का काम भी करती है। अगर कोई कानून को वायलेट करता है, कानून की अगर कोई उल्लंघना करता है तो जुडिशरी उसको पुनिश करने का काम करती है। वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर राइट्स और लिबर्टीज लोगों को दी जाती है, कई सारे राइट्स लोगों को दिए जाते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू वोट, राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राइट टू गेट इलेक्टेड। उसी के साथ साथ रिलीजियस फ्रीडम्स लोगों को दी जाती है, कई सारे राइट्स लोगों को वहां पे दिए जाते हैं। राइट, तो हम देखते हैं कि वहां पे राइट टू प्राइवेसी होती है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट होता है, राइट टू क्लीन एयर होती है, राइट टू फ्री एजुकेशन होता है। तो मल्टीपल राइट्स आर गिवन टू पीपल इन वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन यहां पे फॉलो किया जाता है, चेक्स एंड बैलेंसेस का डॉक्ट्रिन यहां पे फॉलो किया जाता है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास जैसे 3 ऑर्गन्स होते हैं ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों ऑर्गन्स में सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन फॉलो किया जाता है। मतलब कि लेजिस्लेचर की अपनी पावर्स है, एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर्स है और जुडिशरी की अपनी पावर्स है। जुडिशरी लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी और एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेजिस्लेचर जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। सो एक सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन यहां पे फॉलो किया जाता है और चेक्स एंड बैलेंसेस भी रहते हैं। अगर जुडिशरी ओवर पावरफुल हो रही है तो एग्जीक्यूटिव इसको कंट्रोल करने का काम करता है, इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने का काम करता है। अगर एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल हो रहा है तो जुडिशरी उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने का काम करती है। तो इस तरीके से एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है कि ना ही जुडिशरी ज्यादा पावरफुल हो जाए, ना ही जुडिशरी अपने औकात से बाहर चली जाए। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने का काम करते हैं, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपनी औकात से बाहर ना चले जाएं, जुडिशरी उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस करने का काम रखती है। तो एक सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन फॉलो किया जाता है कि लेजिस्लेचर की जो पावर्स हैं, लेजिस्लेचर अपने
अपने डोमेन में काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपने डोमेन में काम करेगा और जुडिशरी अपने डोमेन में काम करेगी। ये आपको यहां पे समझना है। उसके बाद यहां पे पॉपुलर पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलती है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? लोगों की पार्टिसिपेशन हमें पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। लोग बढ़ चढ़ कर के अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोट दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोट दे दिया अभी हमारा काम खत्म है, ऐसा नहीं है। सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है, सरकार को प्रेशराइज किया जाता है, अपने ओपिनियंस लोग वहां पे देते हैं, कौन सी पॉलिसी बननी चाहिए, कौन सी पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है लोगों का। लोग नजर रखते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, अपने लीडर्स के ऊपर। तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। इट्स नॉट लाइक दैट आपने वोट कास्ट कर दिया उसके बाद आपका काम खत्म हो गया, अभी आप घर पे बैठे हुए हो, ऐसा नहीं है। सरकार को बार बार चेक किया जाएगा, सरकार गलत काम तो नहीं कर रही, सरकार गलत पॉलिसीज तो नहीं बना रही, सरकार ऐसा तो नहीं कर रही है कि लोगों के राइट्स को वायलेट कर रही है। सरकार को ओपिनियंस दिए जाते हैं, सरकार को ये बताया जाता है कि उनको क्या करना चाहिए, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, सरकार को जो है वो सरकार के आगे प्रोटेस्ट किए जाते हैं, क्रिटिसाइज वहां पे सरकार को किया जाता है। तो पूरा का पूरा लोगों का पार्टिसिपेशन हमें यहां पे देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहां पे हमें पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलती है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन होने का मतलब यह है कि वहां पे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि पावर का पूरा सेंट्रलाइजेशन हो गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अथॉरिटी टॉप पे बैठी हुई है वो पूरे देश को चला रही है, ऐसा नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक प्रधानमंत्री पूरे देश को चला रहा है, नहीं, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग लेवल्स पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। पावर जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पे हम देखते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि सेंटर, उसके बाद स्टेट्स, तो पावर जो है, और उसके बाद लोकल लेवल, तो पावर जो है वो सेंटर, स्टेट्स और लोकल लेवल, तीन लेवल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, या फिर मल्टीपल लेवल्स पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो पावर जो है सिर्फ सेंटर के पास नहीं है, बल्कि स्टेट्स के पास भी पावर है और लोकल गवर्नमेंट्स के पास भी पावर है। जैसे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी पावर को एक्सरसाइज करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी पावर को एक्सरसाइज करती है, और उसी के साथ साथ हमारी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और जो म्यूनसिपैलिटीज हैं वो भी पावर को एक्सरसाइज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके की डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलती है, मतलब कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी डिसेंट्रलाइजेशन है। मतलब कि आईएएस ऑफिसर है, उसके नीचे ऑफिसर्स हैं, उसके नीचे ऑफिसर्स हैं, तो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूएएफ का मतलब ये हुआ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि सभी के पास वोट करने का अधिकार होता है, हर कोई वोट करता है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होती है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन मशीनरी होती है। इलेक्शंस जब करवाई जाती हैं तो फ्री और फेयर तरीके से करवाई जाती हैं, किसी के फेवर में किसी का फेवर नहीं किया जाता है, मसल पावर का, मनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, दारू और शराब के नाम पे वोट नहीं लिए जाते हैं। तो फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस होती हैं। जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी होती है वो भी इंडिपेंडेंट होती है और सभी के पास वोट करने का अधिकार होता है। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो आर्टिकल 326 के अंदर हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है। उसके बाद पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर क्या है? देखो ये पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर जो है ये गैब्रियल एल्मोंड ने इसका कंसेप्ट दिया है। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिटिकल कल्चर जहां पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लोग पूरे के पूरे अवेयर होते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, लोगों को पूरा पता होता है। तो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें लोगों की देखने को मिलती है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। लोग इनपुट्स भी देते हैं, आउटपुट्स भी देखते हैं। लोग इनपुट्स के बारे में भी जानते हैं, आउटपुट्स के बारे में भी जानते हैं। इनपुट्स मतलब लोग बताते हैं कि कौन सी पॉलिसीज सरकार को बनानी चाहिए, सरकार को फीडबैक देने का काम लोग करते हैं, सरकार के आगे लोग अपनी डिमांड्स रखने का काम करते हैं, उन डिमांड्स के ऊपर सरकार पॉलिसी बनाती है, फिर वो पॉलिसीज लोग देखते हैं। अगर वो पॉलिसीज ठीक है तो अच्छी बात है, अगर वो पॉलिसीज ठीक नहीं है तो लोग दोबारा से उन पॉलिसीज का फीडबैक सरकार को देते हैं और सरकार दोबारा से फिर उसके अंदर जो है वो इंप्रूवमेंट्स लाने का काम करती है। सो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर मींस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स इन डिसीजन मेकिंग, इन पॉलिटिकल प्रोसेस, इन पॉलिटिकल सिस्टम। दैट पीपल्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज गोइंग ऑन इन ए पर्टिकुलर सिस्टम। तो यहां पे एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है
पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर का मतलब यही है, एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यहां से आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पे आती है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि सारा का सारा काम ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। गवर्नमेंट अपना काम ट्रांसपेरेंट तरीके से करती है, कोई किसी से कुछ छुपाया नहीं जाता है, करप्शन वहां पे नहीं होती है। ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया जाता है कि हम ये फैसले ले रहे हैं, इन फैसलों को हमने क्यों लिया है, ये पॉलिसी हम क्यों बना रहे हैं, सरकार ने कितने पैसे कहाँ पे खर्च किए, ये सारा का सारा लोगों के पास हिसाब किताब होता है और सरकार हिसाब किताब अपना देती है। क्यों पॉलिसी कौन सी बनाई गई, कितने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट किए गए, वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी होती है सिस्टम के अंदर और अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या फिर जो सरकार होती है वो लोगों की तरफ अकाउंटेबल होती है, लोगों की तरफ जवाबदेही होती है सरकार की, सरकार आंसरेबल होती है लोगों की तरफ। लोग पूछते हैं सरकार से कि हमने तुम्हें वोट दिए थे, तुमने हमारे लिए क्या किया। अगर सरकार अच्छे से काम ना करे तो लोग वोट ना देके सरकार को हटा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिस्पेक्ट टू डाइसेंटिंग व्यू पॉइंट्स, यहाँ पे डाइसेंटिंग व्यू पॉइंट्स की रिस्पेक्ट होती है। डाइसेंटिंग व्यू पॉइंट्स का मतलब होता है जो अपोजिट ओपिनियंस होते हैं ना, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट यहाँ पे की जाती है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी की बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन की बात नहीं सुनी जाएगी, हर किसी की बात को यहाँ पे सुना जाता है। माइनॉरिटी की भी यहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है, वो लोग जो माइनॉरिटीज में है, जो लोग अपोजिशन में है, उनकी बात को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट किया जाता है, अपोजिशन की यहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है। कोई ऐसा व्यू पॉइंट जो डाइसेंटिंग व्यू पॉइंट है, जो अपोजिशन ओपिनियन है, उसको भी यहाँ पे जो है वो अकोमोडेट किया जाता है, उसकी भी रिस्पेक्ट की जाती है, उसको भी टॉलरेट किया जाता है। उसके बाद ओपन स्पेस टू मास मीडिया, मीडिया के पास ओपन स्पेस यहाँ पे होती है। मीडिया ओपनली सरकार को क्रिटिसाइज करने का काम करती है, मीडिया ओपनली सरकार के कामों को जनता तक लेके जाती है, मीडिया सब कुछ बताती है, मीडिया जो है वो सरकार के ऊपर पूरी की पूरी नजर रखती है। तो मीडिया को पूरी की पूरी ओपन स्पेस मिलती है, मीडिया को कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं करता है, मीडिया यहाँ पे किसी के इशारे पे काम नहीं करती है, मीडिया सवाल करती है सरकार से, मीडिया सवाल करती है लीडरों से बिना डरे हुए। तो ओपन स्पेस होती है मीडिया के पास। प्रोएक्टिव रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करती हैं। एक सरकार जो बनी हुई है, एक पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार बनी हुई है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उस सरकार को क्रिटिसाइज करने का काम करती हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराने का काम करती हैं, और प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो सरकार को प्रेशराइज करने का काम करते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जहां पे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, जो मिलिट्री होती है, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होते हैं, उनका कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं होता है, वो अपॉलिटिकल होते हैं, उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होता है, वो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े होते हैं, वो अपॉलिटिकल रहते हैं। अमेरिका के अंदर अभी रिपब्लिकन्स की सरकार है, अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे, वहाँ की जो सरकार कहेगी, आर्मी को वही फॉलो करना है, मिलिट्री को वही फॉलो करना है। और अगर कल को वहाँ पे जो बाइडेन की सरकार आ जाती है, वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी अगर सरकार आ जाती है, तो वो भी जो है वो अब उनकी बात भी आर्म्ड फोर्सेस को सुननी पड़ेगी, उनकी बात भी आर्मी को सुननी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे होता है कि वहाँ पे मिलिट्री किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं करती है, मिलिट्री जो है वो पॉलिटिक्स से बाहर रहती है। ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता है कि मिलिट्री जो है वो एक पार्टी का सपोर्ट करती है, मिलिट्री जो है वो नवाज शरीफ का सपोर्ट कर रही है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के। आइए अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम। नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम के फीचर्स क्या हैं? नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स वो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जो कि ट्रेडिशनल हैं, जो मॉडर्न नहीं हैं। तो आपको ये याद रखना है कि नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं, जो मॉडर्न नहीं हैं, और उसी के साथ साथ जो नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, इसके अंदर हम देखते हैं जो कम्युनिस्टिक रिजीम्स हैं, जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, जो मोनार्कियल रिजीम्स हैं, या फिर जो इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं, या फिर जो टोटलिटेरियन रिजीम्स हैं, वो सब आते हैं नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं, कोई लोकतंत्र नहीं होता यहाँ पे। अगर लोकतंत्र होता है तो नाम मात्र का लोकतंत्र होता है। पाकिस्तान की बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, तो यहाँ पे नाम मात्र का ही लोकतंत्र है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लीजन और कल्चर का बड़ा रोल होता है। लीजन और कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लीजन और कल्चर ना पूरे के पूरे पॉलिटिक्स को जकड़ के रखा होता है। राजनीति भी कल्चर के नाम पे होती है, पॉलिटिक्स भी कल्चर के नाम पे होती है। हो सकता है कि जो स्टेट को चला रहे हों कोई वो लीजन के हेड हों, या फिर वो कोई इस्लामिक
जैसे अगर मैं इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करूँ तो बड़े बड़े जो इस्लाम के अंदर या फिर जो मुस्लिम्स के अंदर जो बड़े बड़े उनके होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मौलवी वगैरह जो होते हैं, उनके लीडर्स होते हैं, वो पूरे देश को चलाते हैं, या फिर कोई जो क्लर्जीमैन्स होते हैं वो पूरे देश को चलाते हैं। तो रीजन और कल्चर का यहाँ पे बड़ा रोल होता है। उसके बाद सिचुएशनल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहाँ पे होता है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा भी तो इतना सैक्रोसैंक्ट नहीं होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इतना सुप्रीम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हो सकता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाए, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ला दिया जाए यहाँ पे, या फिर हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई माने ही ना यहाँ पे। तो यहाँ पे सिचुएशनल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, मतलब संविधान अगर होता भी है तो लोग उसको मानते नहीं है, अगर मानते भी हैं तो अपने अपने हिसाब से मानते हैं। तो सैक्रोसैंक्ट तरीके से नहीं होता है, इतना सुप्रीम नहीं होता है। संविधान को जल्दी से बदल भी दिया जा सकता है कि ये संविधान दूसरा ला लो, ये हमें फ़ायदा नहीं दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे कमिटेड और कंप्रोमाइज जुडिशरी होती है। यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती। जुडिशरी जो है वो सरकार के लिए काम करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती है। कमिटेड जुडिशरी मतलब जुडिशरी जो सरकार के लिए काम करती है, जो कमिटेड है किसी की तरफ, जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कंप्रोमाइज जुडिशरी होती है, मतलब जुडिशरी लोगों को एक तरीके से न्याय देने का काम नहीं करती है, बल्कि किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए या पार्टी के लिए जो है वो जुडिशरी काम करती है। लिमिटेड राइट्स और लिबर्टीज, लोगों के पास बहुत कम अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं। हो सकता है लोगों के पास बोलने का अधिकार ना हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना हो, सरकार को क्रिटिसाइज करने का अधिकार ना हो, तो बड़े लिमिटेड राइट्स लोगों के पास होते हैं। नो पॉपुलर पार्टिसिपेशन, लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लोगों की भागीदारी हमें राजनीतिक सिस्टम के अंदर या फिर पॉलिटिक्स के अंदर नहीं देखने को मिलती है, पॉलिटिकल सिस्टम और प्रोसेस के अंदर नहीं देखने को मिलती है। पावर्स का सेंट्रलाइजेशन होता है, ऐसा नहीं होता है कि पावर बटी हुई है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लोकल गवर्नमेंट्स के बीच, बल्कि पावर जो है वो सेंटर में रहती है। एक ही मोनार्क होगा, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो पूरे पूरे देश को चलाएगी, सारी पावर उसी के हाथ में होगी। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है, लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है, बल्कि एक ही इंसान या एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी पूरी पावर्स को कंट्रोल करती है। इलेक्टोरल रिगिंग और माल प्रैक्टिस जहाँ पे होती है, यहाँ पे कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होती है। शराब के नाम पे वोट, पैसे के नाम पे वोट, बूथ कैप्चरिंग यहाँ पे हो जाती है, बैलेट बॉक्स चेंज कर दिए जाते हैं, मैल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाता है, मसल पावर का, मनी पावर का, फेयर का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। तो ये हमें देखने को मिलता है। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है, यहाँ पे लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। नो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, नो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल अफेयर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल अफेयर्स, इन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो यहाँ पे लोगों की कोई भागीदारी हमें नहीं देखने को मिलती है पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर। लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। लोगों को कोई लेना देना नहीं होता पॉलिटिक्स के साथ, या फिर क्या पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, इनपुट्स क्या है, आउटपुट्स क्या है इसके साथ। नॉन ट्रांसपेरेंसी एंड नॉन अकाउंटेबिलिटी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखा जाता है, लोगों को नहीं बताया जाता है सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में। लोगों की तरफ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, कोई जवाबदेही नहीं होती है, कोई आंसरेबिलिटी नहीं होती है। सप्रेशन ऑफ डिसेंटिंग ओपिनियंस, अपोजिशन के ओपिनियंस को दबा दिया जाता है। जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनको सप्रेस कर दिया जाता है, उनकी किलिंग्स हो जाती हैं। यहाँ पे अपोजिट ओपिनियन को अलाउ नहीं किया जाता है, डिसेंटिंग ओपिनियंस को अलाउ नहीं किया जाता है। कटेलमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ मास मीडिया, मीडिया की फ्रीडम को कटेल कर दिया जाता है। मीडिया को आज़ादी नहीं दी जाती है कि मीडिया सरकार के खिलाफ बोले, या फिर मीडिया जो है ओपनली सब कुछ बोले। तो मीडिया के ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सेंसरशिप होती है। लिमिटेड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनका बड़ा लिमिटेड रोल होता है। उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो किसी सरकार को क्रिटिसाइज करें। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स हैं बड़ा लिमिटेड रोल प्ले करते हैं। पॉलिटाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं, मिलिट्री जो होती है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स जो होती है, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ी होती हैं, किसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी होती हैं, किसी एक नेता की वो हेल्प करती है, तो किसी एक सरकार के साथ वो जुड़ी होती हैं, या किसी एक विचारधारा के साथ वो जुड़ी होती हैं, और वो न्यूट्रल नहीं होती हैं। जैसे अगर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो नवाज शरीफ का सपोर्ट करती है इलेक्शंस के अंदर। उसके बाद पॉलिटिकल वायलेंस और पॉलिटिकल असैसिनेशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि सोशल एक्टिविस्ट के मर्डर हो जाते हैं, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको मार दिया जाता है, पता ही नहीं चलता उनका। असैसिनेशंस हो जाती हैं, हत्याएं हो जाती हैं लोगों की, पॉलिटिकल वायलेंस होती है, अफरा तफरी है, मार काट है। उसके बाद करप्शन, रैम्पेड करप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा करप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यहाँ पे होती है। मैं
राजनीति मैं हूँ, मैं प्रेसिडेंट था, मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो एक परिवार का शासन चल रहा होता है, एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और डीप स्टेट क्या होती है ये आपको समझना होगा। मतलब कि कुछ इनविजिबल हैंड्स होते हैं जिनके हाथ में रियल अथॉरिटी होती है। मतलब कहने को पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की सरकार है, लेकिन पीछे कोई छुपा हुआ है जो असल में सरकार चला रहा है। कोई इनविजिबल हैंड है, कोई एक फैमिली हो सकती है, कोई परिवार हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है जो सच में सरकार चला रहा हो। जैसे अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, आरोप लगाया जाता है कि अडानी और अंबानी सरकार को चलाते हैं। तो डीप स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई इनविजिबल अथॉरिटी है, कोई जो है वो इनविजिबल अथॉरिटी है, ये इनविजिबल हैंड है जो पूरी की पूरी सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, जो असल में असल में पूरे देश को चलाने का काम करते हैं। तो डीप स्टेट जैसे कंसेप्ट से हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि कोई एक फैमिली है, कोई परिवार है, कोई अमीर आदमी है, कोई बिजनेसमैन है, वो पूरे के पूरे देश को चला रहा है। तो असल में लोगों ने जिसको बोर्ड किया है वो देश को नहीं चला रहा, बल्कि पीछे कोई छुपा हुआ है। तो ये हमें देखने को मिलता है कि नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर ये सब फीचर्स होते हैं। अब ये सब फीचर्स इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है, राइट। अब हिंदुस्तान के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी काम करती है, डेमोक्रेसी भी है, क्या बोलते कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है हिंदुस्तान के अंदर। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। उसी के साथ साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी यहाँ पे होती हैं, हालांकि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। हम देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी भी है थोड़ी बहुत यहाँ पे, और उसी के साथ साथ डाइसेंटिंग ओपिनियन भी अलाउ किया जाता है। मीडिया के पास भी है फ्रीडम, पॉलिटिकल पार्टीज का भी बड़ा रोल है, अपोजिशन पार्टीज का भी बड़ा रोल है। आर्मी जो है वो न्यूट्रल है, वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ी हुई है। उसी के साथ साथ तो कई सारे फीचर्स हैं जो हिंदुस्तान के अंदर हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम के। तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर आता है, हम ये नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ईस्ट में देश हैं वो सारे के सारे नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, जो वेस्ट में देश हैं वो सारे के सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। बल्कि यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी ये यूज़ की जा रही है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स वो हैं जो मॉडर्नाइज्ड हैं और नॉन वेस्टर्न वो हैं जो ट्रेडिशनल हैं। तो इस तरीके से हम वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम की टिपोलॉजी जो है, या फिर नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के जो फीचर्स हैं उनको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।